गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है मुगल काल का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था। इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि मनसबदारी व्यवस्था छात्रों के लिए एक रॉकेट साइंस के हिसाब से काम करता है, समझ में नहीं आता है, बहुत सारी परेशानी इसमें रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। मैं सिर्फ आपको इतना बोलता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखिए, समझने की गारंटी मेरी है। मैं इसे आज साइंटिफिक वे में आपको बताऊंगा कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की क्या थी, क्या क्या चेंजेज इसमें आए और किस प्रकार की इसमें श्रेणियां था। सारी बातें आज की इस छोटी सी वीडियो में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो बस ये आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें और एकाग्रता से देखें। तो चलिए हम मनसबदारी व्यवस्था पर बात करते हैं। थोड़ा सा पहले हम मनसबदारी व्यवस्था के फैक्ट पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि मनसबदारी जो शब्द है, मनसब जो शब्द है, ये अरबी शब्द है, ठीक है। जबकि फारसी में मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा। अभी हम लोग सीखे कि मनसब जो शब्द है वो अरबी शब्द है, लेकिन अगर फारसी में मनसब का अर्थ अगर निकाला जाए तो उसका अर्थ होता है ओहदा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो था ये सैन्य व्यवस्था भी था। सैन्य व्यवस्था किसकी सैन्य व्यवस्था? मुगल काल की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी मुगल काल की सिर्फ सेना पर लागू होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुगल काल में जितने भी ऑफिसर होते थे, सैनिक ऑफिसर या असैनिक ऑफिसर, सभी लोग मनसबदारी व्यवस्था के अधीन आते थे। और सिर्फ अगर मनसबदारी व्यवस्था में कोई अपवाद था तो वो न्यायिक व्यवस्था था। तो यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्री के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि मुगल शासन में, मुगल काल में कौन ऐसा ऑफिसर होते थे जो कि मनसबदारी व्यवस्था में नहीं आता था? तो उसका सीधा आंसर होगा न्यायिक व्यवस्था। बाकी सभी होगा, चाहे वित्तीय व्यवस्था के लोग होंगे वो भी मनसबदार होंगे, सैनिक तो मनसबदार होंगे ही, सेना के ऑफिसर मनसबदार होंगे ही, अन्य कोई ऑफिसर भी मनसबदार होंगे, लेकिन न्यायाधीश मनसबदार नहीं होंगे। तभी तक हम लोग इतना सा सीखे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये क्या मनसबदारी व्यवस्था जो मुगल काल में आई, क्या एकदम बिल्कुल नया था क्या? बिल्कुल नहीं। इसका आगाज आप चंगेज खां के दशमलव प्रणाली में देख सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था का आगाज या वहाँ से प्रारंभ का कुछ अंश देखा जा सकता है। जो मनसबदारी व्यवस्था का प्रारूप और स्वरूप मुगल काल में था वो पहले नहीं था। सल्तनत काल में भी दशमलव प्रणाली पर आधारित सैन्य टुकड़ियां बटे हुए होते थे, ठीक है। सिपाही से लेकर सरेखेल से लेकर के खान तक का एक हायरार्की था सल्तनत काल में। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल काल में आया और जिसका प्रारंभ अकबर ने किया, यह स्वरूप पहले नहीं था, ठीक है। तो आप लोग जान गए कि अगर इसका अंश अगर देखना है तो चंगेज खां के दशमलव प्रणाली में मिलेगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था से क्या हमको मालूम पड़ता था ये जानना जरूरी है। मनसबदारी व्यवस्था से ऑफिसर की प्रतिष्ठा ज्ञात होता था, ऑफिसर का वेतन पता चलता था, ऑफिसर का जो है ओहदा पता चलता था। ये आगे चल कर के बहुत ही क्लैरिटी होगा, चूंकि अभी फैक्चुअल पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना सा जानिए कि मनसबदारी के एकमात्र इन्फॉर्मेशन से कि किस प्रकार का वो मनसबदार है, उससे उनकी प्रतिष्ठा और वेतन आपको पता चल जाता था, ठीक है। रैंक पता चल जाता था, हायरार्की पता चल जाता था, ठीक है। अब देखिए कि मनसबदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1575 ईस्वी में, अकबर द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका पहला उल्लेख जो मिलता है 1577 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? 1577 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। और मनसबदारी का यदि उल्लेख की बात करें तो अकबर के काल में कुल 66
66 प्रकार के मनसबदारों का चर्चा मिलता है, लेकिन व्यवहार में 33 ही दिखता है। व्यवहारिक रूप से 33 मनसबदार यानी 33 मनसबदार ही कार्यरत थे, लेकिन कुल मनसबदार की चर्चा कितनी है? 66। और व्यवहार में कितने थे? 33। ये जो 33 का आंकड़ा है कि 33 मनसबदार कार्य करते थे अकबर के काल में, इसकी चर्चा आपको आईने अकबरी में मिलेगा। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की रचना है। आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आईने अकबरी कोई बिल्कुल नया बुक नहीं है, ये अकबरनामा का ये तीसरा खंड है। ठीक है, तो अकबरनामा भी अबुल फजल लिखा है, और तो स्वाभाविक रूप से आईने अकबरी का रचयिता कौन होगा? अबुल फजल होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मनसबदार होते थे आखिर साम्राज्य में नियुक्त कैसे होते थे, ये बड़ा प्रश्न था। तो आप जानिए कि मनसबदारी व्यवस्था एक केंद्रीय व्यवस्था था जिसका सीधा नियंत्रण सम्राट द्वारा होता था। इसीलिए इसकी नियुक्ति भी हर मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट के अधीन होता था, यानी सम्राट ही करते थे उसका नियुक्ति। ठीक है, अब देखिए अकबर के काल में मनसबदारों का रेंज क्या था? तो अकबर के काल में सबसे छोटे मनसबदार 10 के थे। ये प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा। न्यूनतम मनसबदार जो था, जिसका जो ओहदा था, रैंक था, वो 10 से स्टार्ट होता था, 10 घुड़सवार से स्टार्ट होता था। और मैक्सिमम कहाँ तक गया? हम अकबर काल की बात कर रहे हैं, 10,000 तक। अपवाद स्वरूप 12,000 के मनसबदारी अकबर के काल में आपको मिलेंगे, लेकिन 7,000 से ऊपर के जितने भी मनसबदार होते थे वे राजघराना से ही होते थे। तो हमने कितनी बातें इसमें समझाया? हमने बताया कि अकबर काल में मनसबदारों की संख्या का जो न्यूनतम अंक था वो 10 घुड़सवार से शुरू होता था, मैक्सिमम 10,000 घुड़सवार तक जाता था। अपवाद स्वरूप 12,000 घुड़सवारों की संख्या आप देखेंगे। जनरली 7,000 से ऊपर के जितने मनसबदारी होते थे वो जो होते थे राजघराना से आते थे, लेकिन इसका अपवाद कुछ राजपूत कुछ राजपूत ऑफिसर को आप इसका अपवाद के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मान सिंह, मिर्जा कोका, ये लोग को 7,000 ही मनसब मिला था। ये अपवाद स्वरूप ले लीजिए, हम जनरल की बात कर रहे हैं। 7,000 से ऊपर जो होता था वो राजघराना से आता था। तो ये जो आप देख लिए, ये आप सिर्फ फैक्चुअल चीज़ को देख लिए और यह समझ गए कि जो मनसबदार था, तो मनसब जो शब्द है ये मूल रूप से अरबी शब्द है, फारसी में इसका अर्थ होता है ओहदा। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मनसबदारी किसने प्रारंभ किया, ठीक है, और मनसबदार में कौन अपवाद में आते थे, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको हम विशेष रूप से जो बताएंगे वो अब हम शासक वाइज बताएंगे कि मनसबदारी व्यवस्था में अकबर का योगदान क्या था, उसके बाद जहांगीर का क्या योगदान रहा, उसके बाद शाहजहां का क्या योगदान रहा, और उसके बाद औरंगजेब का क्या योगदान रहा। यहाँ मैं बता दूं कि ये प्री के लिए तो है इम्पोर्टेंट, कई सारे फैक्ट को मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी प्रकार की पीसीएस एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर लोग इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही साइंटिफिक है। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और एक बार देखने में सारा चीज़ें और तथ्य याद हो जाएंगे। चलिए अकबर के समय में देखते हैं मनसबदारी में क्या हुआ। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में ही दाग प्रथा को प्रारंभ किया। वैसे तो दाग प्रथा था अकबर ने चलाया था 1574 ईस्वी में, ठीक है। ये दाग प्रथा क्या था? दाग प्रथा आप लोग जानते हैं कि घोड़ों को दागने की प्रथा, या जो भी सवार होते थे हाथी इत्यादि जो युद्ध में प्रयोग किए जाते थे, उनको दागने की प्रथा। ये आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखे और शेरशाह के समय में भी देखे। आप अकबर के समय में क्या नया देखते हैं? अकबर का जो दाग प्रथा था बाकी से भिन्न था। वो कैसे था? पहले जो दाग लगते थे सल्तनत काल में या शेरशाह के काल में, वो मात्र एक दाग होता था। अकबर के काल में 2 दाग लगने लगे। यानी आप देखें जानवर के 2 पुट्ठे होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जो दाग लगता था उसमें शाही मार्का होता था, यानी शाही मतलब राजा या सम्राट का मुहर होता था दाहिने साइड में। बाएं साइड में जो
दाग होता था वो मनसबदारों का, रिस्पेक्टिव मनसबदारों का होता था। तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गया। क्लैरिटी क्या हुआ? सबसे पहली बात हुआ कि ये जो घोड़ा है वो सम्राट के अधीन है, राइट में लगा, और फिर जो है वो किस मनसबदार का है ये भी पता चल जाता था। इससे दो बातें स्पष्ट होता था, पहला कि इंटीग्रिटी स्पष्ट होता था, और दूसरा अकबर के लिए ये बहुत अच्छा था कि अब घुड़सवारों का या घोड़ों का कोई चोरी या घोड़ों को कम घोड़ा दिखा करके वो ज़्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकता था मनसबदार। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था कि मनसबदारी व्यवस्था में आप जानते हैं कि एक निश्चित घोड़ा रखना पड़ता था। तो दाग देने से क्या हो गया कि घोड़ों की संख्या निश्चित मात्रा में मनसबदार को रखना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि दाग व्यवस्था से उसको पता चल जाता, ठीक है, दूसरे का घोड़ा वो नहीं दिखा सकता था। तो ये बात इम्पोर्टेंट आप समझ लिए। उसके बाद चेहरा प्रथा भी इन्होंने शुरू किया, जिसमें सैनिकों का हुलिया इत्यादि लिखने का प्रथा था, तो उससे भी इनको क्लैरिटी आया, ट्रांसपेरेंसी आया, ठीक है। अकबर के शासन के 41वें वर्ष, यानी कि यदि 1556 ईस्वी से अकबर का शासन प्रारंभ करें और उसमें 41 जोड़ दें तो ये 1597 होता है, 41वें वर्ष। मनसबदार में दो मुख्य अवयव स्पष्ट रूप से निकले, जिसमें एक जात आया और दूसरा सवार आया। तो ये देखिए, सवार की चर्चा तो हमेशा पहले से आया, अभी देखिए इसमें जात को सवार से जोड़ दिया गया, ये 1595 ईस्वी में ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था में जात को सवार से कब जोड़ा गया, किसके समय में जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 1595 ईस्वी, अकबर के समय में जोड़ा गया। स्पष्ट है? पहले सवार से चलता आ रहा था मनसबदारी, अब जो है रैंक जोड़ा गया उसमें। हम आगे चल के क्लियर करेंगे तो रैंक और सवार बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना सा याद रखिए कि 1555 ईस्वी में अकबर, 1595 1595 ईस्वी में अकबर के समय में सवार के साथ जात को जोड़ दिया गया, अर्थात अब मनसबदारी व्यवस्था में दो मुख्य अवयव हो गए, एक जात हुआ और दूसरा सवार हुआ, ठीक है। ये अकबर काल में हो रहा था। कौन कौन काम हुआ? दाग प्रथा हुआ, चेहरा प्रथा हुआ और जात को मनसबदारी व्यवस्था में जोड़ा गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मनसबदारी का क्या कुछ श्रेणियाँ होता था क्या? तो अब यहाँ से आपको जो है बेसिकली साइंटिफिक वे में समझना है कि अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था में श्रेणियाँ थी, और मुख्य अगर देखा जाए तो 3 श्रेणियाँ था। कितने श्रेणियाँ? 3 श्रेणियाँ था। तो 3 श्रेणियाँ में पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी, इस तीनों को बहुत ही आसानी से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है, अब बहुत मजा आएगा समझने में, 1 सेकेंड में समझेंगे। प्रथम श्रेणी का क्या होता था? प्रथम श्रेणी के मनसबदार किसे कहा जाता था? इसको जानने के लिए सीधा आप ये जानिए कि मनसबदारी में कितने टर्म हैं। आप ये जान गए, 2 ही टर्म है, जात और सवार। अब हम चर्चा करेंगे जात क्या है। तो जात जो चीज़ है ना, जात रैंक होता है, पोजीशन होता है, ओहदा होता है, यानी किसी ऑफिसर का ओहदा। आप जैसे किसी ऑफिस में देख लिए तो जो सबसे ऊपर का ऑफिसर, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर क्लर्क, फिर 4th ग्रेड कर्मचारी, यही ओहदा होता है। तो ये जो जात है वो डिसाइड करता था उसका रैंक क्या है, उस ऑफिसर का पद क्या है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जात डिसाइड करता था। समझ में आ गया? तो सवार क्या था? सवार था घुड़सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या, जिसमें हाथी इत्यादि भी होते थे, जो युद्ध में भाग लेते थे वो सवार होते थे, जो जानवर युद्ध इत्यादि में भाग लेते थे, ठीक है। तो घुड़सवारों की संख्या का मतलब हुआ सवार। तो 2 चीज़ आप लोग देखे मनसबदारी व्यवस्था में, एक तो जात को आप देखें, जात मतलब रैंक, और सवार का मतलब होता है घुड़सवारों की संख्या। तो ये जो 3 प्रकार के श्रेणी होते थे, इसी से आपको हम समझाएंगे। तो इसमें देखिए प्रथम श्रेणी में जो होता था, इसका फॉर्मूला है मैथमेटिकली में, देखिए जात इजकल टू सवार, जितना जात उतना सवार। यानी किसी मनसबदार को यदि 5000 के जात में रखा गया है और यदि उसको 5000 का सवार का भी परमिशन है, तो ये प्रथम श्रेणी का मनसबदार होगा।
तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार के लिए क्या हुआ, एकदम बहुत आसानी से सीखे आप, जात इजकल टू सवार। जैसे कि कोई अगर प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहता है कि मेरा जात 15,000 है, तो आप सवार भी बता सकते हैं, तो सवार उसका कितना होगा, उसका सवार भी 15,000 होगा। कोई मनसबदार अगर कहता है कि मैं प्रथम श्रेणी का हूं और मेरा जात अगर 10,000 है, तो उसकी सवार क्या होगा, 10,000 होगा। पहला श्रेणी तो समझ गए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो मनसबदार की पहला श्रेणी साइंटिफिक वे में मैथमेटिकल ढंग से देख ले, जात इजकल टू सवार। नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी जो है, इसको समझ लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में देखिए फॉर्मूला है कि जात जो है ग्रेटर देन सवार है, यानी जात जो होगा बड़ा होगा किससे, सवार से, पहला। और एटलीस्ट कितना बड़ा होगा, देखिए तो सवार एटलीस्ट कितना होगा, 1/2 ऑफ जात, यानी जात का कम से कम आधा तो होगा ही सवार। चलिए इसको देखिए, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। इस बार क्या हुआ कि जात जो है, जात से कम हो सकता है सवार। वहां पे प्रथम श्रेणी में हम सीखे जात इजकल टू सवार एकदम डिट्टो एकदम बराबर होना चाहिए। इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन कम कितना हो सकता है सवार, आधा से ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5,000 का एक जात था, किसी व्यक्ति को, किसी मनसबदार को 5,000 का जात मिला, तो उसको घुड़सवार का परमिशन अगर 3500 मिला, दैट इज ओके। ये 5,000 से 3500 कम है, तो ये एग्जाम्पल फिट करता है। लेकिन 5,000 किसी मनसबदारी में 5,000 का जात मिला, तो ये 2500 का इसको सवार भी मिला, तो 2500 का सवार मिला, तो ये भी द्वितीय श्रेणी में फिट होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एटलीस्ट हाफ ऑफ जात होना चाहिए, जात का कम से कम आधा होना चाहिए। तो 5,000 का आधा 2500। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल हम अगर ऐसा ले लें, 5,000/2499 ले लें, तो ये नहीं हो सकता है द्वितीय श्रेणी का। समझ में आ गया होगा आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि 5,000 का जो सवार होगा ये तो जात है, और ये जो सवार होगा वो कम से कम आधा होना चाहिए। तो ये आधा एकदम कम से कम 2499 आधा नहीं है, कम से कम 2500 होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी का जो आप देख लिए मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार उसको कहते हैं जिसमें जात और सवार का जो रेशियो होगा, सवार का रेशियो कम से कम आधा होना चाहिए और जात से थोड़ा कम होना चाहिए। बस ये क्लैरिटी है। तो ये आपको समझ में आ गया द्वितीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में देखिए, तृतीय श्रेणी में फिर वही बात है, चूंकि श्रेणी घट रहा है तो जात ऊपर बड़ा होगा और सवार छोटा होगा। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए जो इसमें जो होगा सवार जो होगा ये आधा से भी कम हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, 5,000 जात था और सवार मात्र 2,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जात से आधा से भी कम इसको सवार है। जैसे 5,000 का इसको जात है और 1,500 का क्या है, सवार है। तो ये देखिए आधा से कम है, क्योंकि 5,000 का आधा तो 2,500 होता है, जो कि द्वितीय केस में ऐसा नहीं हो सकता था, सेकंड केस में, लेकिन थर्ड केस में हो रहा है। तो चूंकि तीसरे दर्जा का है तो वो ऐसा होगा, संभव है। अब देखिए सवारों की संख्या घटने से क्या हो रहा है, जात तो आपको एक मिल रहा है। तो इसी में प्रथम और द्वितीय और तृतीय श्रेणी का क्या मतलब हुआ, आपने अभी तुरंत मैंने बताया कि जात से ही रैंक डिसाइड होता है। हाँ, रैंक डिसाइड होता है, लेकिन इस बात को तो समझिए कि जिसके पास सवार ज़्यादा रहेगा, जिसके पास घुड़सवार ज़्यादा रहेगा, वो शक्तिशाली नहीं होगा क्या, निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। और घुड़सवार जो जिसके पास ज़्यादा होगा उसको वेतन भी ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि घुड़सवार के लिए मनसबदारी व्यवस्था में अलग से पेमेंट था, सवार के लिए अलग से व्यवस्था था, उसकी खाने पीने का रहने का व्यवस्था तो करना पड़ता। इसीलिए जिसके पास सवारों की संख्या ज़्यादा रहेगा, निश्चित रूप से उसका ओहदा अपने में भी ज़्यादा रहेगा। समझ गए, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये श्रेणी क्यों, और श्रेणी में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी क्यों। ठीक है, अब देख लीजिए कि मनसबदारों का एक वर्ग होता था। तो वर्ग जो था, मनसबदार को अगर देखा जाए तो 3 वर्ग में बांट करके देख सकते हैं आप। ठीक है, 3 वर्ग में कौन कौन वर्ग में बांट के देख सकते हैं। एक तो मनसबदार होता था, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग को बोलते थे उमरा, और तीसरा वर्ग को बोलते थे अमीर आजम। मनसबदार किसको बोलते थे, जिसके पास 10 घुड़सवार से लेकर के 500 घुड़सवार तक हो,
उसको मनसबदार कहते थे। लेकिन जिसको 500 से लेकर के 2500 घुड़सवार हो तो उसको उमरा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताब में 15,000 तक आपको मिलेगा। ठीक है, और अमीर आजम किसको बोलते थे? जब किसी मनसबदार को 2500 से ज़्यादा घुड़सवारों की संख्या उसके पास रखने का क्षमता हो या रखने का परमिशन हो, उसको अमीर आजम बोलते थे। ठीक है, तो ये इसका वर्ग था। तो अभी तक हमने जो है अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को पूरा बढ़िया से समझ लिया। मनसबदारी व्यवस्था में 3 श्रेणियां और 3 वर्ग थे, ये भी समझ लिए। अकबर ने क्या किया, दाग प्रथा, चेहरा प्रथा और जात को जोड़ा। ये बात हम लोग इसके अकबर के समय में समझ गए। अकबर के समय में एक विशेष चीज़ समझना है जिसको हम अभी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं। अकबर के समय में आप ये जो देखे, श्रेणी की बात कर रहा हूँ, श्रेणी में आप कभी भी गौर करके देखे और समझे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जात से बड़ा सवार कभी नहीं हो सकता है। यानी जो जात का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5000, इससे सवार कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। सवार कभी भी किसी भी स्थिति में कम ही होगा, क्योंकि पहला कंडीशन में या तो बराबर है, दूसरा कंडीशन में तो एटलीस्ट हाफ है और वो हाफ से भी नीचे है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सवार से जात जो है सवार से कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो ये आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, और ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट वाइज आपको पॉइंट में मिलेंगे। तो ये आपको समझना चाहिए कि सवार की संख्या जो है वो जात से कम रहेगा अकबर के काल में, एटलीस्ट बराबर। ठीक है, अब हम जो है जहांगीर के योगदान को देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था में ही जहांगीर ने क्या किया। बहुत ही आसानी से, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जहांगीर ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, छोटा मोटा परिवर्तन किया। इसमें एक परिवर्तन था 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा। लोग रट लेते हैं 2 अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर ने लगाया था, पता ही नहीं चल रहा है कि 2 अस्पा क्या है और सिंह अस्पा क्या है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा से क्लियर होगा। 2 अस्पा का मतलब होता है दोगुना कोतल, कोतल मतलब घोड़ा, दुगुना घुड़सवार, और सिंह अस्पा का मतलब होता है तिगुना। सिंह का मतलब अकेला नहीं, सिंह अस्पा का मतलब तिगुना। 2 अस्पा मतलब दुगुना और सिंह अस्पा मतलब तिगुना। तो ये कैसे होता था, अब देखिए। अब एक एग्जाम्पल का देखिए, अगर किसी मनसबदार को 2 अस्पा दिया गया है, 2 अस्पा का परमिशन दिया गया है कि वो 2 अस्पा होगा, तो उसका क्या होगा, उसके लिए देखिए 500 का अगर वो जात है और वो 500 अगर उसके पास सवार है, यानी कि प्रथम श्रेणी का कोई मनसबदार 2 अस्पा है, तो उसके पास सवारों की संख्या अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कितना सवार होगा। तो 2 अस्पा में हमने क्या बोला, जात तो कंटिन्यू रह जाएगा कि 500 जात, उसका जात जो है 500 का है, लेकिन उसके पास सवार की संख्या 1000 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 अस्पा का मतलब होता है सवारों की संख्या में 2 से गुना, तो 2 × 500 इक्वल टू। अब नेक्स्ट देख लीजिए सिंह अस्पा। सिंह अस्पा में सेम एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, 5000 बाई 500 बाई 500, मतलब प्रथम श्रेणी का कोई मनसबदार है जो 500 जात का ओहदा रखता है। तो 500 जात का ओहदा रखता है, प्रथम श्रेणी का है, तो उसका सवार भी 500। अब बोलता है कि ये इसको जो दिया गया, इसको अब सिंह अस्पा बना दिया गया। सिंह अस्पा बना दिया गया। सिंह अस्पा बनाने से क्या हुआ कि 5, अब देखिए कि 3 गुना होता है, तो ये 500 का 3 × मल्टीप्लाई करिएगा तो 1500 हो जाएगा सवार। अब देख लीजिए, अकबर और जहांगीर के समय में जो मेन अंतर है, जो हम समझा रहे थे, अकबर के समय में सवार जो है जात से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता था, लेकिन जहांगीर के समय में हो रहा है। और जहांगीर के समय में ये ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब महत्वपूर्ण पद किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता था तो उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए था। जैसे किसी को किलेदार बना दिया, फौजदार बना दिया, उत्तर पश्चिमी सीमा पर उसको लड़ने के लिए युद्ध भूमि में डाला, तो उसके पास सेना की ज़्यादा ज़रूरत होगा, घुड़सवारों की ज़्यादा ज़रूरत होगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए ये व्यवस्था किया गया। अगर मान लीजिए मनसबदार का जात है 500 और उसको 500 ही मतलब सिपाही मिलता है या घुड़सवार मिलता है और उसको किला की रक्षा करना मुश्किल होता है, तो ये व्यवस्था उसके लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आ गया। नेक्स्ट अब शाहजहां के समय में देखेंगे। तो जहांगीर के समय में जो फैक्चुअल था उसको भी सीखे और कंसेप्ट समझ गए क्यों हम करते थे 2 अस्पा और सिंह अस्पा। शाहजहां के समय में भी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, 2 नियम लेकर आए। पहला नियम था, उन्होंने मासिक आय का निर्धारण किया। ठीक है, मासिक आय का निर्धारण को
अगर नियम के हिसाब से पढ़ें तो इसको मासिक बोला गया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने सीमा नामक एक नियम बनाया, जो कि अभी हम बताएंगे कि सीमा और मासिक में क्या है। तो मासिक आय का निर्धारण किया, और मासिक आय का निर्धारण वो क्यों किया, इस बात को सबसे पहले समझिए। मनसबदार मतलब मुगल काल के ऑफिसर, जिसमें कि सैनिक और सैनिक सभी लोग होते थे, जैसा पहले मैंने बताया। अपवाद स्वरूप न्यायाधीश होता था। लेकिन यहाँ पे ये जानना तो जरूरी है कि ये ऑफिसर्स को आखिर राज की तरफ से क्या मिलता था, भरण पोषण के लिए, उसके ठाट बाट जिंदगी की क्या मिलता था। दोनों रूप में यहाँ पे उनकी वेतन को दिया जाता था, नगद रूप में भी और जागीर के रूप में। जनरली जो उनका वेतन तय होता था रुपया में डिसाइड होता था, और उसके हिसाब से उसको जागीर मिलता था। जागीर मतलब भूखंड मिलता था। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये जो भूखंड था, आप याद रखिए कि भूखंड देने की प्रथा जो दिल्ली सल्तनत में था वो इक्ता प्रथा था, जैसा कि आप जानते हैं, जिसको कि इल्तुतमिश ने चलाया था। तो क्या वो इक्ता प्रथा ही था, ये जागीरदारी प्रथा या मनसबदारी प्रथा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। जो इक्ता प्रणाली और मनसबदारी प्रणाली अर्थात जागीरदारी प्रणाली के बीच में जो मूल डिफरेंस है, जो मूल अंतर है, वह यह है कि इक्ता प्रणाली में जो गवर्नरों को या उनके अधिकारियों को जो इक्ता मिलता था, भूखंड मिलता था, वो जहाँ पोस्टिंग रहते थे वहीं मिलता था। लेकिन मुगल काल में ऐसा नहीं था। मुगल काल में जो मनसबदारों की जागीर जो है अपने ही जगह पे, अपने भूमिखंड पे नहीं मिलते थे, अलग अलग सूबों में मिलते थे। यही मेन डिफरेंस है इक्ता प्रणाली और ये जागीरदारी प्रणाली में। क्या समझ में आया? इक्ता प्रणाली में जो लोग होते थे, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑफिसर होते थे, जो फौजदार होते थे, जो इक्तादार होते थे, उनका जो भूखंड होता था अपने ही एरिया में, वतन में होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं था। मान सिंह अगर वो राजस्थान का था तो उसको जागीरदारी, उसको काबुल का भी मिल सकता था, उसको दक्षिण का भी जागीरदारी मिल सकता था, उसको बंगाल का भी जागीरदारी मिल सकता था। ऐसा ही जनरली होता था मुगल काल में। समझ में आया? होता क्या था कि जब मनसबदारी में उनका जब वेतन डिसाइड होता था, तो जब उनको भूखंड या जागीर दे दिया जाता था तो एस्टिमेट कर लिया जाता था कि पार्टिकुलर भूखंड से उसको कितना आय प्राप्त होगा, और उसके आधार पर उनको जागीर दे दिया जाता था। लेकिन वास्तविक रूप में जब इसका आकलन किया गया और देखा गया, तो जिस भूखंड में जितना एस्टिमेट किया गया था उतना उसको आय प्राप्त नहीं होता था। इसीलिए इसको जरा आप टर्म में समझिए कि ये जमा मतलब एस्टिमेटेड, यानी कि जो राज्य के द्वारा एस्टिमेट होता था कि एक भूखंड में, जैसे इस भूखंड से हमको 10 रुपया का रेवेन्यू मिलना था, लेकिन जब इसका रेवेन्यू कलेक्ट होता था तो ये 8 रुपया ही आता था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ कि जमा जो था, एस्टिमेटेड था, वो वसूल से हमेशा बड़ा रहता था। देखिए, एस्टिमेट तो किया 10 रुपये का, लेकिन वसूली कितना का हुआ? 8 रुपये का। इससे किसको घाटा है? अब आपको समझ में आया? इससे घाटा है मनसबदारों को, कि मनसबदारों को तो ये कह के दिया है कि आपको 10 रुपया इस भूखंड से मिलेगा, जो कि आपके सैलरी में एडजस्ट होगा, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 8 रुपया। ये जो समस्या था, इस समस्या का निदान करने के लिए ही ये जो है मासिक आय का निर्धारण किया गया। समझ गए? और यह तय किया गया कि चलो ठीक है, अब जो है चूंकि इसको हासिल कम हो रहा है, यानी वसूली कम हो रहा है, वसूल या हासिल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या हासिल कह सकते हैं इसको। तो जब कम हो रहा है तो शाहजहां के समय में ऐसा किया गया कि इसको जो है, जहाँ पे 1 साल में जितना कलेक्शन हो सकता था उसको 8 माही या 6 माही में बदल दिया, जिससे लोगों को, मनसबदारों को ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, तो मनसबदार जहाँ पे रिलैक्स हो गए, क्योंकि उसको अपने जमा के हिसाब से वो कलेक्ट नहीं कर पाता था, इसलिए उसी अनुपात में इसको तोड़ दिया गया ताकि मनसबदार को ज़्यादा घाटा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीमा है। सीमा मतलब, सीमा को हम लोग देखिए 2 टर्म में लेते हैं, एक सिस्मा होता है और सिमाही होता है। सिस्मा क्या है? सिस्मा वही चीज़ है कि आपको जमा मतलब यही वाला जमा, एस्टिमेटेड का आधा यदि आपको मिलता है तो उसको आप कहते हैं सिस्मा। जैसे कि आप एस्टिमेट किए थे 10 और आप कलेक्ट किए 5, तो इसको बोलते हैं सिस्मा। और यदि आप
कलेक्ट किए, आप एस्टिमेट किए 10 और कलेक्ट किए कितना, 2.5 रुपीज, तो यही हुआ सिमाही। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है शाहजहां ने क्या किया, एक एडजस्टमेंट लाया जिससे कि मनसबदारों के वेतन और उसके पद के हिसाब से उसको उसकी सुविधा को दिया जाए। तो यहाँ मनसबदार के लिए बहुत अच्छा था जो शाहजहां ने किया। ठीक है। निश्चित रूप से अब देखिए कि शाहजहां ने मनसबदारों के हित में कुछ काम किए, तो उनका एक अपना भी कर्तव्य था कि वो राजहित में काम करते। इसलिए उन्होंने जागीरदारी संकट को भांपते हुए उन्होंने एक काम किया जिसको बोलते हैं घुड़सवारों की संख्या को निश्चित कर दिया। घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करके क्या किया, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको रोकने का या उस पर नियंत्रण लाने का ये प्रयत्न किया। जैसे कि देखिए कि जब किसी मनसबदार की नियुक्ति उनके ही जागीर में होता था तो उनको फिक्स किया कि आप जो है 1/3 घुड़सवार ही रखिए, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो 1/3 रखिए। आप देख रहे थे प्रथम श्रेणी में बराबर होता था या आधा से अधिक होता था तो घुड़सवारों पर ज़्यादा खर्च होता था। ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इन्होंने एक ऐसी नीति अपना लिया जिससे कि एक्सचेकर यानी राज्य का जो खजाना है उस पर ज़्यादा भारी दबाव ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि घुड़सवारों की संख्या निश्चित कर दिया कि अगर नियुक्ति आपके ही जागीर में हुआ है तो आप घुड़सवार 1/3 ही रख सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपकी नियुक्ति आपके जागीर से दूसरे सूबा में हो गया, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आमेर का राजा भारमल थे और भारमल का नियुक्ति अगर लाहौर में हो जाता है तो उसके लिए अगर घुड़सवार की संख्या जो है उसको तय कर दिया, आप वहाँ ज़्यादा घुड़सवार रखने का जरूरत नहीं है, आप 1/4 ही रखिए। ठीक है। उसी प्रकार से यदि कोई मनसबदार युद्धरत होते थे और वो भी खास करके उत्तर पश्चिमी सीमा जैसे कि काबुल, कंधार, बल्ख, ये एरिया, आप ये वाला एरिया को देख लीजिए, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिमी एरिया वाला, तो ये वाला एरिया में अगर होता था तो उनके लिए घुड़सवारों की संख्या 1/5 था। तो देखे शाहजहां ने दोनों प्रकार के काम किए, एक तरफ तो मनसबदारों को एडजस्ट करने का कोशिश किया और दूसरे तरफ उन्होंने अपने रेवेन्यू को भी बचाने पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा तो ये चीज़ें याद रहेगी, सब स्पष्टता हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी में क्या लाया, दाग प्रथा लाया, चेहरा प्रथा लाया, जात को जोड़ा। जहांगीर ने क्या किया, 2 स्पा सिंह स्पा लाया। शाहजहां ने क्या किया, तो 2 नियम आया, एक कर का निर्धारण किया, मासिक आय का निर्धारण किया और दूसरा घुड़सवारों की संख्या को निश्चित कर दिया। उसको 2 टर्म में बोल सकते हैं आप। ठीक है। फिर औरंगजेब के समय में क्या हुआ, तो देखिए ज्यों-ज्यों मुगल सत्ता आगे की ओर बढ़ते रहा त्यों-त्यों जागीरदारी संकट और ज़्यादा पनपते रहा। ये एकदम सीधा समझा जा सकता है मित्रों, क्योंकि जब मनसबदारों की संख्या बढ़ेगा तो आप तो जान रहे हैं मनसबदारों के जो वेतन के रूप में जागीर दिया जाता था, तो जागीर को तो बढ़ाया नहीं जा सकता था, भूमि को तो खींच करके बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो रबड़ था नहीं, तो भूमि उतना ही रहता और मनसबदार यदि बढ़ जाते और उसका ओहदा बढ़ जाता तो जागीरदारी संकट निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि उसको जागीर देने के लिए अब जागीर बचा नहीं है। तो औरंगजेब के समय में ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया था। उच्च मनसबदारों में बेतहाशा वृद्धि हुआ और उससे क्या हो गया, जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ, और जब जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ तो मनसबदारी पतनोन्मुख हुआ। तो क्या इन सारी बातों को देख करके चुपचाप औरंगजेब बैठा रहता? नहीं, औरंगजेब इस सारी चीज़ों को भी करने के लिए कुछ काम करता। तो उन्होंने जो अपना मनसबदारी में योगदान दिया वो मशरूत प्रणाली लेकर आया। वो क्या लेके आया, मशरूत प्रणाली लेके आया। मशरूत प्रणाली क्या था, मशरूत प्रणाली था एक प्रकार से घुड़सवारों की वृद्धि करने की एक व्यवस्था था। लेकिन ये औरंगजेब जो है उन्हीं लोगों को घुड़सवारों की वृद्धि करने का या सवारों की संख्या बढ़ाने का परमिशन दिया जो महत्वपूर्ण योद्धा पर था। ये बात ध्यान में देना, मशरूत प्रणाली सबके लिए नहीं था, उनके लिए था जो महत्वपूर्ण पद पर हो। कौन हो, महत्वपूर्ण पद पर हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह सवारों की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां सवार बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था।
और लेकिन जहाँ ज़रूरत था वहाँ देना भी जरूरी था, क्योंकि बड़ा साम्राज्य को रक्षा करना भी उसका कर्तव्य था। तो औरंगजेब ने इस प्रकार की नीति अपनाई, जो महत्वपूर्ण पद है वहाँ पे मशरूत व्यवस्था देंगे। मशरूत व्यवस्था मतलब सवारों की संख्या बढ़ाने का उसको परमिशन देंगे। ये किसको देता था, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे कि फौजदार या किलेदार। अब किसी भी मनसबदार को यदि किला की रक्षा करने का उसको जिम्मेदारी दिया गया है, तो आप समझ रहे हैं ना कि उसको सवारों की संख्या का, ज़्यादा सवार की संख्या की जरूरत होगा कि नहीं। इसीलिए औरंगजेब ने किलेदार, फौजदार एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर जो है मशरूत प्रणाली को पालन करने का आदेश दिया। साथ ही साथ यदि कोई युद्ध में हो, युद्ध चल रहा है, खास करके उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस प्रकार के होते थे, युद्धरत होता था हमेशा, तो यदि युद्ध होता रहा हो तो वहाँ पे सवारों की संख्या अगर बढ़ाने का परमिशन नहीं रहेगा तो हार निश्चित हो जाएगा। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, वहाँ पे भी इन्होंने परमिशन दिया कि आप चलिए मशरूत प्रणाली से वहाँ पे युद्ध में जो युद्धरत मनसबदार हैं उनको यह अधिकार दिया जाएगा कि भाई आप जो है सवार बढ़ा लीजिए। तो इस प्रकार से ये कोशिश किए कि जो महत्वपूर्ण था वहाँ पर बढ़ाया जाए। हालांकि इनका कोशिश नाकाम ही हुआ, क्योंकि मनसबदारों और जागीरदारों की जो संख्या था वो दिनों दिन इतना बढ़ा कि उसके अनुपात में जागीर जो है उपलब्ध नहीं थे। तो यही कहा जाता है कि जागीरदारी संकट भी जो है मुगल साम्राज्य के पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना और औरंगजेब इसको बचा नहीं पाया। तो ये मनसबदारी व्यवस्था था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे 1-2 मिनट और आपको मैं क्लियर कर दूँ। पहले तो ऑलरेडी क्लियर कहा, इक्ता और मनसबदारी में जो डिफरेंस है, इक्ता और मनसबदार में जो प्योर डिफरेंस यही है कि इक्ता जो होता था, इक्तेदार जो होते थे अपने जागीर में ही वो जो है शासन करते थे, प्रशासन करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मनसबदारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। मनसबदारी व्यवस्था में जो था ये जो है अलग अपने जागीर से अलग जगह पर पोस्ट होता था। मनसबदारी व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बात जो है समझना है आपको, मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार को प्रशासन का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था। ये डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको बड़ी भली भांति समझिए। प्रशासन का अधिकार मनसबदारों को नहीं था, ओनली रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता था। ठीक है, मनसबदार जो होते थे सीधे सम्राट के द्वारा चुने जाते थे। तो इक्ता और मनसबदारी में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इक्ता और जागीरदारी में संबंध बता देता हूँ। जागीरदारी और मनसबदारी में, तो मनसबदारी जो होते थे, हर मनसबदार एक जागीरदारी हो सकता था, जागीरदार हो सकता था। ठीक है, लेकिन जागीरदार मनसबदार नहीं हो सकता था। आप समझ में आ गया क्यों? तो जागीरदार कौन होता था, जैसे कोई ऑफिसर, या मान लीजिए कि कोई वकील मतलब मंत्री, यदि उसको कोई जागीर मिला है, एक बहुत बड़ा जागीर मिला है, तो क्या वो खुद ही जाकर के टैक्स वसूलते थे? नहीं, वहाँ वो अपना एजेंट रखते थे जिसको जागीरदार बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे? जागीरदार बोलते थे। तो आप समझ लीजिए कि एक बड़े ऑफिसर के जो है जागीरदार वो उनके अधीन होता था। तो यानी कह सकते हैं कि हर मनसबदार मनसबदार के अधीन जागीरदार था, लेकिन जागीरदार के अधीन मनसबदार नहीं था। ये कंसेप्ट वो आप समझिए। और जागीर का अर्थ तो समझते ही हैं, भूखंड। ठीक है, तो हमको लगता है कि आज जो है आपने मनसबदारी व्यवस्था को बहुत ही सुंदर ढंग से समझ लिया है। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार का वीडियो जिससे आपको लाभ होता है, आप कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके आप जो है प्रोत्साहन के रूप में इसको बढ़ाते रहिए, ताकि मैं भी और अधिक ऊर्जा के साथ आपके सामने इस प्रकार का वीडियो लेकर के आता रहूं। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।